नमस्कार। कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 और अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। हमने ये अध्याय शुरू किया है। 2 भाग इसके हम आपको करा चुके हैं। इसमें हम चुनाव भी बता चुके हैं, आपको चुनाव के प्रकार भी बता चुके हैं और चुनाव की प्रक्रिया भी बता चुके हैं कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। आज के इस भाग में, भाग 3 में हम चुनाव आयोग का वर्णन करेंगे कि देश में जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव होना एक महत्वपूर्ण चीज है। तो चुनाव जो करवाने की जिम्मेदारी दी गई है वो चुनाव आयोग की। आपके पास अगर प्रश्न आए कि भारत में चुनाव करवाने का काम कौन करता है, तो वो है, संस्था का नाम है चुनाव आयोग। चुनाव की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। सबसे जरूरी है कि अगर चुनाव में धांधली हो या चुनाव स्वतंत्र रूप से ना हो, गलत तरीकों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे चुनाव का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि जो उम्मीदवार चुनकर जाए, सभी को ये यकीन होना चाहिए कि ये ठीक प्रकार से चुना गया है, किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या किसी प्रकार से मतदाताओं को नहीं डराया गया। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम किसी ऐसी संस्था को सौंपा जाना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम कर सके। कोई ऐसी ये एक जिम्मेदारी है ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सके, बिना किसी पक्षपात के चुनाव कर सके। तो ये जरूरी बन जाता है कि किसी ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इस काम को ईमानदारी से कर सके। भारत में यह काम चुनाव आयोग को सौंपा गया है, या सरल से शब्दों में कह सकते हैं, भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिस संस्था को सौंपी गई है उसका नाम चुनाव आयोग है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग में जो भारत जिस पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है उसमें 3 सदस्य हैं। एक को हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम इस समय श्री सुनील अरोड़ा जी, अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं 2, और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कि यानी कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के कार्य अब सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग क्या करता है। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन इसके अलावा भी चुनाव आयोग के बहुत से कार्य हैं जो आप देखते तो हैं लेकिन आपको उन चीजों का ज्ञान नहीं है। तो चुनाव आयोग के कार्य सिर्फ चुनाव करवाना नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं जो आपको आज इसमें चुनाव आयोग के कार्य में बताए जाएंगे। पहला है जो चुनाव आयोग का सबसे पहला काम, वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि कितने बड़े क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुना जाएगा, उस क्षेत्र का निर्धारण करने का जो काम है वो चुनाव आयोग का है। तो पहला काम जो आपने याद रखना है चुनाव आयोग का है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव आयोग का सबसे पहला काम चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है, अर्थात यह तय करना है कि एक चुनाव क्षेत्र में कितना बड़ा इलाका। चुनाव क्षेत्र हम आपको बता चुके हैं, निर्वाचन क्षेत्र हम आपको बता चुके हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से एक उम्मीदवार चुनकर आता है। तो इस क्षेत्र की सीमाएं जो तय करने का काम है वो चुनाव आयोग का है, अर्थात चुनाव आयोग यह तय करता है कि एक चुनाव क्षेत्र में कितना बड़ा इलाका आएगा। तो चुनाव ये सबसे पहला काम है उसका। उसके बाद जब ये चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन हो जाता है, जब उनकी सीमाएं तय हो जाती हैं, तो दूसरा काम जो है वो है मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के बाद चुनाव आयोग का दूसरा काम प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की सूचियां तैयार करना है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। जब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय हो जाती हैं, जब ये पता चल जाता है कि इतना बड़ा इलाका एक चुनाव क्षेत्र होगा,
तो उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं की सूचियां या वोटर लिस्ट जिसको हम कहते हैं तैयार करना। तो जो भी व्यक्ति उसमें 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं उनके नाम मतदाता सूची में लिख दिए जाते हैं। संसद के चुनाव करवाना, जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का, वो है संसद के दोनों सदनों, हमारे यहाँ पर संसद के 2 सदन है, एक को हम लोकसभा कहते हैं और दूसरे का नाम राज्यसभा है। तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। जब भी लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नई लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। अब तक जो है तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अगर अब तक देखें तो 17 चुनाव हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए थे, अभी अभी हुए हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्तमान समय में लोकसभा है ये 17वीं लोकसभा है और इसके चुनाव जो हैं वो 2019 में हुए हैं। राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाना वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का 5 साल का, हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, अगर हम देखें तो अभी 27 रह गए हैं, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग वहाँ नई विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम विधानसभाओं के भी चुनाव करवाना, लोकसभाओं के तो वो कराता ही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, सबका ही होता है इतना ही। जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव करवाता है। तीसरा चुनाव, नेक्स्ट वाला जो काम है वो है चुनाव की तारीख की घोषणा करना। जब भी चुनाव करवाने होते हैं तो चुनाव आयोग उस तारीख की भी घोषणा करता है जिस तारीख को चुनाव होने होती है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इसलिए किस तारीख को किस राज्य में चुनाव होंगे इसकी घोषणा चुनाव आयोग करता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग नामांकन पत्र दाखिल करने, किस तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, किस तारीख को नाम वापस लिए जाएंगे, किस तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, तो इन तारीखों की घोषणा भी चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये भी चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम है। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि वे चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाएं, लेकिन चुनाव आयोग केवल उन्हीं दलों का पंजीकरण करता है जिनका भारत के संविधान, एकता और अखंडता में विश्वास होता है। सभी कोई भी जब भी कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई वो चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, कुछ शर्तें होती हैं जो आपको पालन करनी पड़ती है, उसके बाद आपको स्कूल खोलने की अनुमति मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण, जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, कराना पड़ता है। और उसके लिए भी कुछ शर्तें, और शर्तें ये है कि उसका भारत के संविधान, एकता और अखंडता में विश्वास होना चाहिए। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव लड़ने के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव आयोग उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है कि वो जनता को दिखाने के लिए कि भाई उनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है ताकि लोग जब वोट डालने जाएं तो उसके चिन्ह को पहचान कर उस पर वोट डाल सके। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पहले से ही तय होते हैं। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह सभी को पता है हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले से ही सबको पता है कि कमल का फूल है, तो वो पहले से ही तय, वो पहले से ही उसने चुनाव आयोग ने दिए हैं। इसलिए चुनाव आयोग आज़ाद उम्मीदवारों को चुनाव, जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से खड़े नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको हम आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, तो उनको जो चुनाव चिन्ह देने का काम है वो चुनाव आयोग करता है। मतगणना करवाना, तो वोटों की गिनती करवाना भी चुनाव आयोग का ही काम है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निश्चित तारीख को वोटों की गिनती करवाता है और विजयी उम्मीदवारों की घोषणा करता है। तो ये चुनाव आयोग के कार्य हैं जो आपने देखे हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की चुनौती। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना आसान काम नहीं है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं या कई प्रकार की चुनौतियां हैं। अब वो चुनौतियां क्या क्या हैं वो भी जान लेते हैं। पहला है कि पैसे वाले लोग अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने लगे। ये वर्तमान समय में जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने लगे। क्योंकि देश में गरीबी है, इसलिए गरीब लोगों के वोट को खरीद लेते हैं और बाद में फिर चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग दूसरों को चुनाव से बाहर करके बड़ी पार्टियों का टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अब एक ये भी प्रवृत्ति देखने को मिली है कि जो अपराधी पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनका किसी न किसी अदालत में या किसी न किसी थाने में केस चल रहा है, वो लोग दूसरों को डरा धमका कर चुनाव से बाहर कर देते हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उनका टिकट पाने में सफल हो जाते हैं और बाद में फिर धन और बल के आधार पर लोगों को डरा कर चुनाव जीत जाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो संसद या फिर विधानसभाओं में पहुंचने लगे हैं, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी या शुभ संकेत नहीं है। तीसरा, सभी पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जो आपने देखा होगा, जितनी भी पार्टियां हैं तो सभी ने अपने अपने परिवार की पार्टी बनाकर उसको खड़ा कर दिया है। सभी पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट प्राप्त कर लेते हैं। और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि उसी पार्टी के चाहे वो चाचा, मामा, भाई, बहन, वो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और सारे के सारे चुनाव जीत जाते हैं। तो एक ही परिवार से जीतकर अब आने लगा है। ये भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रम एक जैसे होते हैं। जब चुनाव होते हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों की जो नीतियां हैं या फिर जो कार्यक्रम है वो एक जैसे होते हैं। इसलिए उनको कोई ढंग का विकल्प नहीं मिल पाता है जिसको हम कहें कि भाई वो ये बढ़िया है, ये देश को आगे ले जाएगा। एक जैसी नीतियां होती हैं तो वो निर्णय करने में असफल हो जाते हैं कि वो किस पार्टी को वोट दें ताकि देश का विकास हो सके और उनका भी विकास हो। चुनाव महंगे होने के कारण आजाद उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना काफी मुश्किल होता है। वर्तमान समय में चुनाव पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, नोटों से वोट खरीदे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव महंगे हो गए हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो आजाद होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो किसी पार्टी का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं बल्कि देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इतने महंगे चुनाव होने, क्योंकि राजनीतिक दलों, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं या जो देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके पास तो पैसा होता है खर्च करने के लिए। तो एक आम आदमी, एक ईमानदार आदमी अगर वो चुनाव लड़ने की सोचे, वो भी लोकसभा और विधानसभा का, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इतने महंगे चुनाव होने के कारण उसके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो ये लोकतंत्र के लिए चुनाव के सामने जो कुछ चुनौतियां हैं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।